हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। इससे पहले आपको जानना चाहिए कि पावर इन एसी सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है। उसके लिए आप हमारे चैनल की क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाएं और 1 बाय 1 एसी से रिलेटेड वीडियोस को आप असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं टॉपिक वाइज। तो बात करते हैं पावर की। तो पावर इन एसी सर्किट फॉर ए कंप्लीट साइकिल, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई, जहाँ VRMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और IRMS क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। और कोस फाई क्या होती है? पावर फैक्टर। तो इससे हमें एवरेज वैल्यू ऑफ पावर मिल जाती है फॉर ए कंप्लीट साइकिल। तो ये P एवरेज का फॉर्मूला है। तो कोस फाई ही यहाँ पर क्या है? पावर फैक्टर है। तो किसी भी सर्किट में अगर हमें एसी सर्किट में पावर निकालनी है तो हमें पावर फैक्टर का भी पता होना चाहिए, जहां फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। आपको पता है वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है एसी सर्किट में? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां फाई क्या है? फाई है फेज डिफरेंस। फाई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर, सर्किट के नेचर के ऊपर, कि आपका L सर्किट है यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है, C सर्किट है यानी कि प्योर कैपेसिटिव है, या कोई कॉम्बिनेशन है, LR है या CR है या LCR है। तो उस बात पे डिपेंड करता है आपका फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो अगर L सर्किट होता है तो फाई की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री फॉर L सर्किट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है किसी एसी सर्किट में। ये एसी का सिंबल हो गया और ये आपने प्योर इंडक्टिव कॉइल लगा दी। वैसे तो प्योर L सर्किट होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, लेकिन थियोरेटिकली अगर ये सिर्फ L सर्किट है तो फाई की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम खींचते हैं तो ये करंट होता है और इधर जो है वोल्टेज होती है, VL होती है, या सिर्फ V लिख सकते हैं। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? कोस फाई कितना हो जाएगा? कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो पावर इन दिस सर्किट भी कितनी हो जाएगी? L सर्किट में पावर कितनी वेस्ट होगी? 0, बिकॉज कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यानी कि पावर जो है वो फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है या पावर फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो L सर्किट जो है वो करंट के रास्ते में रुकावट तो डालता है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस तो डालता है, XL तो लगाता है, यानी कि करंट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर जो पावर डिसिपेशन होती है, पावर की जो वेस्टेज होती है कॉइल के अंदर, वो 0 होती है। इसी तरीके से अगर हम फॉर C सर्किट देखें तो C सर्किट में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक प्योर कैपेसिटर लगा रखा होता है किसी वोल्टेज सोर्स के साथ में, एसी वोल्टेज सोर्स के साथ में। और अगर हम यहाँ पे भी फेजर डायग्राम खींचते हैं तो करंट इस तरफ होता है, वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री से पीछे चलती है। तो यानी कि फाई इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी पावर कितनी आती है? 0। तो यानी C सर्किट में भी पावर 0 होती है, जहाँ C क्या है? कैपेसिटर है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। अगर हम देखें LC सर्किट फॉर LC सर्किट, यानी कि L और C का कॉम्बिनेशन है, एक इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है इस सर्किट के अंदर। ये हो गया इंडक्टर, साथ में लगा दिया आपने कैपेसिटर, LC सर्किट। तो LC सर्किट में क्या होगा? जो करंट है वो इधर फ्लो करेगा। करंट को हमेशा हम एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं, चाहे ये फेजर डायग्राम हो चाहे यहाँ पर हो। और जो VL है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो हमेशा 90 डिग्री आगे चलती है। तो ये हो गया आपका VL, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होती है VC, वो 90 डिग्री पीछे चलती है। तो ये हो गया VC। अब क्या हो सकता है? या तो VL बड़ा होगा VC से, तो VL माइनस VC आ जाएगा, ऊपर की तरफ रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये VL माइनस VC, VL माइनस VC।
कब? अगर वी एल बड़ा है वी सी से। तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना आ गया? जो रिजल्टेंट वोल्टेज आई है वी एल माइनस वी सी और करंट के बीच में, यहाँ पर भी फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। और अगर वी सी बड़ा है वी एल से तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, वी सी माइनस वी एल। तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एलसी सर्किट में भी फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो कोस 90 की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी होती है? 0। यानी कि पावर डिसिपेशन यहाँ पर भी कितना होता है? 0। तो एल सर्किट हो या सी सर्किट हो या एलसी सर्किट हो, इसके अंदर कोई पावर वेस्टेज नहीं होती है। तो इसी को हम बोलते हैं वाटलेस पावर, वाटलेस करंट। यानी कि जो करंट है वो बिना वाट के फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर एक करंट है आई, वो फ्लो कर रहा है, लेकिन वो वाटलेस है, यानी कि कोई पावर का डिसिपेशन नहीं हो रहा है। तो ये वाटलेस करंट हो गया आपका इन तीनों ही सर्किट्स में, एल सर्किट में, सी सर्किट में और एलसी सर्किट में। एलसीआर जो सर्किट होता है उसमें आपको पता है कि इधर की तरफ होता है आपका करंट, ये होती है आपकी वी एल, ये होती है आपकी वी सी, और करंट की ही डायरेक्शन में होता है वी आर। और यहाँ पे हम रिजल्टेंट जो वेक्टर खींचते हैं वी एल माइनस वी सी। तो वी एल माइनस वी सी और वी आर के बीच में जो रिजल्टेंट होता है ये होता है वी, ये रिजल्टेंट वोल्टेज होती है, और यहाँ फेज डिफरेंस आता है फाई। तो एलसीआर सर्किट में, अगर आपने ये एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल की क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इससे कुछ वीडियोस पहले ही आपको मिल जाएगा, आज की वीडियो से कुछ वीडियोस पहले, कि एलसीआर सर्किट में कैसे फेजर डायग्राम बनता है और कौन आगे चलता है कौन पीछे चलता है। तो ये एलसीआर सर्किट है। तो एलसीआर सर्किट में अगर आपको पावर फैक्टर देखना है तो पावर फैक्टर यहाँ कितना आएगा? कोस फाई। कोस फाई यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू वी आर और हाइपोटेनस की वैल्यू वी। और जो वी है वो आपको दिख रहा है कि वी कैसे निकलेगा? अगर ये वी एल माइनस वी सी है तो ये भी क्या होगा? वी एल माइनस वी सी। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगाएं तो वी स्क्वायर बराबर होगा वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो यानी वी की वैल्यू होगी अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर होता है कोस फाई वो होता है आपका वी आर अपॉन वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास में, इसका अंडर रूट भी ले लेंगे तो ये हो गया आपका पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया। इसी में आप चाहें तो V इजिकल टू आई आर पुट कर दें, वी आर इजिकल टू आई आर, वी एल इजिकल टू आई इंटू एक्स एल और वी सी इजिकल टू आई इंटू एक्स सी। तो ये आपके पास में जनरल फॉर्मूला जो आ जाएगा पावर फैक्टर का वो आ जाएगा आपके पास में कोस फाई इजिकल टू, सब में से आई कैंसिल हो जाएगा, आर अपॉन एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये पावर फैक्टर हो गया। एलसीआर सर्किट में दोबारा से मैं बता दूं कि कोस फाई का फॉर्मूला आ गया आर अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इस पूरे डिनोमिनेटर का अंडर रूट। तो पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे। तो तब जो है एक्सएल इजिकल टू एक्सी आ जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी और पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम होगी एलसीआर में। एक ही बात और हमें बतानी है कि एलसीआर सर्किट में हो या किसी भी सर्किट में हो, अगर आपके पास में करंट है और यहाँ थोड़ा सा मैं जगह में यूज़ कर लेता हूँ, अगर ये आपके पास में करंट है आई और ये आपके पास में वोल्टेज है वी, तो आप करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस देखते हो फाई। तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर होगा यही क्या होगा आपका आई कोस फाई। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? P इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये वाली वोल्टेज इनटू वोल्टेज की डायरेक्शन में करंट का कंपोनेंट। आई कोस फाई क्या है? कंपोनेंट ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। तो यानी कि P इजिकल टू हो जाएगा वी आई कोस फाई, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो आई इंटू वी कोस फाई, यानी कि करंट इंटू कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट।
तो इस तरीके से आप कंपोनेंट की टर्म में भी पावर को लिख सकते हो। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप डॉट प्रोडक्ट करके वर्क डन निकालते हो। वर्क डन क्या होता है? एफ एस कोस थीटा, यानी कि फोर्स इनटू एस कोस थीटा, वेयर एस कोस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उसी तरीके से पावर क्या होती है? वोल्टेज इनटू कंपोनेंट ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। तो इस तरीके से भी आप पावर फैक्टर की यूज को आप समझ सकते हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।